अभी हाल ही में हमने रिलेशन टॉपिक डिस्कस किया है, जिसमें हमने ये समझा कि रिलेशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ रिलेशन भी हमने पढ़े थे, है ना। अलग अलग टाइप के रिलेशन हमने पढ़े थे। तो अभी हम पढ़ेंगे फंक्शन क्या होता है और एक फंक्शन किस तरह से एक सेट से दूसरे सेट पर डिफाइन हो सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो फंक्शन को मैपिंग भी बोलते हैं, कुछ और सिनोनिम्स भी होते हैं फंक्शन के। तो फंक्शन क्या है? अ फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही है, ठीक है। अ रिलेशन बिकम्स फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। अ रिलेशन बिकम्स फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो एक रिलेशन ही फंक्शन बन जाता है उस कंडीशन में जब सेट ए का, अगर फंक्शन ए से बी डिफाइन है, ये फंक्शन को इस तरह से डिनोट करते हैं जैसे रिलेशन को एक सिंबॉलिक फॉर्म में नोटेशन उसका रहता था, ऐसे ही जैसे फंक्शन एफ है और ए से बी पर डिफाइन है, सेट ए से सेट बी पर फंक्शन डिफाइन है, तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं नोटेशन में एफ सच दैट, ये दो बिंदियां बनाएंगे, एफ सच दैट ए टू बी। इसको रीड करने का क्या तरीका है? एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इस तरह से पढ़ते हैं, या फिर एफ मैप्ड ए टू बी, ठीक है। तो एफ सच दैट ए टू बी का फंक्शन डिफाइन है। तो सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, तब हम बोलते हैं कि फंक्शन ए से बी पर डिफाइन है। और ये फंक्शन की डेफिनेशन यहीं पे लिखी हुई है। रिलेशन बिकम्स फंक्शन, एक रिलेशन ही फंक्शन बन जाता है जब सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एक यूनिक एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हो, एसोसिएटेड हो, ठीक है। रिलेशन में भी एलिमेंट होते थे, लेकिन रिलेशन में क्या है, सेट ए में कुछ एलिमेंट बच सकते हैं, लेकिन फंक्शन में कोई भी एलिमेंट बचता नहीं है। फंक्शन का हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विल बी एसोसिएटेड विथ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। तो ये नोटेशन, और ये इस तरह से रीड करते हैं, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मतलब इस चीज को इस तरह से रीड करते हैं, या फिर लिख सकते हैं, रीड कर सकते हैं एफ मैप्ड ए टू बी, इस तरह से। अब यहाँ मैंने कुछ फंक्शन के सिनोनिम्स लिखे हुए हैं, ये समझ लेते हैं। फंक्शन को रूल भी बोलते हैं, मतलब एक रूल है जो ए से बी पर डिफाइन होता है, जिसके थ्रू दो एलिमेंट, मतलब सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के दूसरे एलिमेंट सेट बी के एक यूनिक एलिमेंट से साथ जुड़ा हुआ होता है। मेथड भी है ना, कोई मेथड है जो सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से कनेक्ट कर रही है। करस्पॉन्डेंस का मतलब भी यही है कि सेट ए और सेट बी के एलिमेंट एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है, सेट ए के हर एक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड है, तो उसी मीनिंग में करस्पॉन्डेंस भी उसका सिनोनिम्स होता है। मैप और मैपिंग भी बोलते हैं इसको, वो इसलिए कि हम इनके एरो डायग्राम्स बनाते हैं। एरो डायग्राम्स से मतलब ये इस तरह के एरो डायग्राम्स बनाते हैं हम, सेट्स को इस तरह के सर्कल उसमें दिखाते हैं कि ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। और एक फंक्शन है जो एफ, जो ए से बी पर डिफाइन है, ठीक है। फंक्शन ए से बी पर डिफाइन है, और इसमें एलिमेंट है कुछ जिनको मैं इन पॉइंट से डिनोट कर रहा हूँ, और इसमें भी कुछ एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट सपोज करो इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला एलिमेंट इससे कनेक्टेड है ना, ये वाला एलिमेंट इससे जुड़ा हुआ है, ये एलिमेंट। तो ये इस तरह का जो बनाते हैं मैपिंग, एरो डायग्राम, इसको मैपिंग भी बोलते हैं, एरो डायग्राम भी बोलते हैं। तो ये भी फंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना। तो ये इसके सिनोनिम्स आपको समझ में आ गया। रूल भी बोलते हैं, मेथड भी बोलते हैं, करस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं, मैप भी बोलते हैं, मैपिंग भी बोलते हैं। तो फंक्शन तो है ही, फंक्शन को ही अलग अलग हम वैसे जो मेनली हम जो कहेंगे वो फंक्शन नाम से ही जानेंगे। बाकी ये भी समझना जरूर, मतलब आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि ये नाम भी होते हैं फंक्शन के, ठीक है। अब हम फंक्शन को अलग अलग रूपों में देख सकते हैं, कौन कौन से फॉर्म्स में देख सकते हैं। जैसे फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, फंक्शन को हम ऑर्डर्ड पेयर की सेट के फॉर्म में भी देख सकते हैं। कैसे? मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा है
जिसमें मैंने कुछ ऑर्डर्ड पेयर लिए हैं। अब आपको याद होगा कि रिलेशन ही अभी बताया कि रिलेशन ही फंक्शन बनता है, और रिलेशन में क्या होता है, रिलेशन को हम इस तरह से जब ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखते हैं तो ये रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ इस ऑर्डर्ड पेयर में आप देख सकते हैं कि 1 और 2 का फर्स्ट ऑर्डर पेयर है ना, ये फर्स्ट एंट्री और ये सेकेंड एंट्री। तो इस तरह से फर्स्ट और सेकेंड एंट्री वाली कुछ ब्रैकेट्स यहाँ पर बनाए हुए हैं, 1 2 3 4। तो इसका क्या मतलब है कि 1 का जो रिलेशन है वो 2 से है ना, 1 2 से जुड़ा हुआ है, 3 8 से जुड़ा हुआ है, 5 16 से, ऐसे 7 जो है 32 से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर हमने एसोसिएशन दिखाया है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। तो हम एक फंक्शन को इस तरह के एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, एफ सच दैट ए टू बी। यहाँ मैंने बताया कि सेट ए क्या है, सेट ए में 1 3 5 7 ये एलिमेंट है, और बी क्या है, बी सेट में लिया है नेचुरल नंबर्स का। अब ध्यान देना, जरूरी नहीं है कि सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो, है ना, एसोसिएटेड हो। सेट बी में कुछ एलिमेंट बच भी सकते हैं, लेकिन सेट ए में कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा। सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होंगे, तभी वो फंक्शन होगा। लेकिन अगर सेट ए में कुछ एलिमेंट बच जाते हैं तो फिर ये चीज़ एक रिलेशन तो हो सकती है, लेकिन फंक्शन नहीं हो सकती। फंक्शन के लिए कंडीशन यही है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी एसोसिएटेड विथ अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, तो फंक्शन को हम एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में देख सकते हैं। अब फंक्शन को दूसरे फॉर्म में क्या देख सकते हैं, फंक्शन एज अ करस्पॉन्डेंस। तो करस्पॉन्डेंस वाली बात मैंने आपको बता दी कि एक कोई एलिमेंट सेट ए का एसोसिएटेड होगा सेट बी के एलिमेंट से, तो वही एसोसिएशन वाली बात आ रही है। तो यहाँ फंक्शन को हम एज अ करस्पॉन्डेंस के फॉर्म में भी देख सकते हैं। अब एक थर्ड आपका आ जाता है फंक्शन एज अ मशीन। फंक्शन को मशीन की तरह कैसे देख सकते हैं, एक मशीन के फॉर्म में कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो हम समझते हैं। ये थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। देखिए, मैंने यहाँ पर एक मशीन बनाई है, और इस मशीन के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग काम हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मशीन में हम इनपुट देंगे, है ना, जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ से जा रहा है। रॉ मटेरियल मतलब ये जो रॉ मटेरियल होगा वो क्या होगा, ये रॉ मटेरियल यहाँ पर होगा, वो एक्स होगा, है ना। एक्स यहाँ पे क्या है, रॉ मटेरियल जो अंदर जाएगा। ठीक है, एक्स मतलब वैल्यूज होंगी एक्स की, इनपुट। अब यहाँ ये जो मशीन के अलग अलग हिस्से हैं, इनमें अलग अलग यहाँ पर काम हो रहे हैं कि ऑपरेशन 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3, इस तरह से। फर्स्ट ऑपरेशन क्या लग रही है, उस रॉ मटेरियल पर उसका क्यूब होगा। सेकेंड ऑपरेशन क्या लग रही है, उसमें मल्टीप्लाई बाय 2, और थर्ड ऑपरेशन में +5 कर रहे हैं। तो अब जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट क्या होगा, y के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो x एज अ इनपुट और y क्या है, आउटपुट। अब यहाँ मैंने फंक्शन डिफाइन किया है f(x) = 2x³ + 5। देखिए, x इनपुट था, x इनपुट में जब हमने क्यूब किया तो x³ हो गया, है ना। फर्स्ट ऑपरेशन जो पहला जो मशीन का हिस्सा है उसमें क्या हुआ, क्यूब हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, अब आगे जो मटेरियल आगे बढ़ा, सेकंड जो पार्ट है इस मशीन का, उसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2, यानी x³ और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2x³। आगे नेक्स्ट थर्ड ऑपरेशन, थर्ड पोर्शन जो है मशीन का, उसमें इस जो अभी मिला है पीछे के लास्ट जो हमारे पास मटेरियल है, उसमें 2x³ में 5 प्लस कर दिया, है ना, 2x³ + 5। तो ये आपका यहाँ पर इसमें से हमें आउटपुट मिल जाएगा। अब अगर हम जैसे ये आपका आउटपुट है 2x³ + 5, ये क्या होगा, आपका आउटपुट होगा, ये आपका आउटपुट होगा, है ना, या y। तो अगर मैं x के प्लेस पर 2 ले लेता हूँ तो 2 का क्यूब होगा, है ना, 2 का क्यूब होगा तो 2 का क्यूब कितना आएगा, 8 आ जाएगा। अब 8 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 2 जा कितना आ जाएगा, 16, और 16 में क्या कर देंगे, +5 कर देंगे। जब 16 में +5 करेंगे
16 + 5 कितना आएगा 21। तो 21 आपका आउटपुट होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमने x = 2 इनपुट दी तो y की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 21। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, है ना, 2, 21। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इनपुट आउटपुट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो फंक्शन को हम एक मशीन के तौर पर भी देख सकते हैं, मशीन के फॉर्म में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जहाँ पर अलग अलग पोर्शंस में अलग अलग ऑपरेशंस अप्लाई करते हुए हमें फाइनली आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो इनपुट को x से डिनोट करते हैं, आउटपुट को y से डिनोट करते हैं। यहाँ पर मैंने फंक्शन को लिख दिया किस तरह से वर्क कर रहा है, 2x³ + 5। तो ये फंक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, आप इन्हें नोट कर लें।